आज 20 नंबर स्लाइड शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ए 52-year-old patient came with abdominal distension, X-ray showed Y-shaped colon. What is your management? ये केस है ऑब्स्ट्रक्शन का। ठीक है, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एक्सरे पे आपको कोलोन वाई शेप की तरह नजर आएगी, या एयर फ्लूइड आपको नजर आएगी, या डिस्टेंडेड कोलोन आपको नजर आएगी, डायलेटेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे। पेशेंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, the most associated risk factor of cancer is primary sclerosing cholangitis। देखिए, एक हमारे साथ है पीएससी, एक है पीबीसी। ठीक है, दोनों ऑटोइम्यून डिजीजेस हो सकती है। पीएससी जो है ना, पीएससी प्राइमरी स्क्लेरोसिंग cholangitis, ये मेल में कॉमन है, और जो पीबीसी है वो हमारे साथ कॉमन है फीमेल में। ठीक है, और इसके अलावा दोनों में कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है, लेकिन इतनी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट नहीं है। बस दोनों में स्क्लेरोसिस या जो बेलियरी ट्रेक होती है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, तो दोनों के फीचर ऑलमोस्ट सेम आपको मिलेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो पीएससी है वो मेल में है और पीबीसी फीमेल में है। तो फीमेल में पीबीसी है ना, तो इसके लिए आप याद रखिए अम्मा, अम्मा में एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी। ठीक है, तो फीमेल में अम्मा यानी मदर, और वो अम्मा आपके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी पीबीसी में, सॉरी पीएससी में, सॉरी पीबीसी में, और पीएससी में आपके पास फादर जो होंगी पियांका बोल, पियांका। ठीक है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो ये याद रखिए। और दूसरी बात ये कि दोनों में एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा इंट्रा हेपेटिक जो डक्ट होते हैं और कॉमन बाइल डक्ट, वहाँ वो इन्वॉल्व हो जाती है, और दोनों में ये यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। तो वही फीचर्स आपके साथ आ सकते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, जॉन्डिस, प्रोवाइटिस, ये सारी चीजें आपके साथ मिल सकती है। लेकिन आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, जस्ट ये मेल और फीमेल की जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और या एंटीबॉडी आपको देंगे तो इसकी प्रूफ। और दूसरी बात है कि जो प्राइमरी स्क्लेरोसिंग cholangitis है, इट्स स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद कैंसर, विद कैंसर एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि प्राइमरी स्क्लेरोसिंग cholangitis का केस अगर आपको देंगे तो आपको हिस्ट्री में देंगे कि एक पेशेंट है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अब उसको राइट हाइपोक्रोनिया पेन है, जॉन्डिस है, ये वो सारी चीजें बता देंगे। तो ये केस प्राइमरी स्क्लेरोसिंग cholangitis के। ठीक है, और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग cholangitis का केस दिया हो या अल्सरेटिव कोलाइटिस का केस दिया हो तो हम कोलोनोस्कोपी करेंगे। क्यों? क्योंकि दीज टू आर स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद कोलोन कैंसर। ठीक है, तो हम कोलोनोस्कोपी करेंगे। नीचे केस पर वही है कि केस ऑफ स्क्लेरोसिंग cholangitis व्हाट टू डू फॉर द पेशेंट, हम क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एब्डोमेन डिस्टेंडेड वॉमिटिंग पिक्चर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, लेकिन वॉलुलस का इन्होंने दिया हुआ है। तो वॉलुलस के बारे में लिखा है कि वॉलुलस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाउल ट्विस्टिंग हो जाती है, एज ए रिजल्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के इर्द घूम के ट्विस्ट कर जाता है, इसको हम वॉलुलस बोलते हैं। एज ए रिजल्ट आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाती है। ठीक है, नीचे मैनेजमेंट ऑफ अनस्टेबल पेशेंट विद सिग्मोइड वल्वुलस। देखिए, ये जो इन्होंने देखा है अनस्टेबल पेशेंट विद सिग्मोइड वल्वुलस डायरेक्टली सिग्मोइड होती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट पूछ रहे हैं या इनिशियल मैनेजमेंट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनिशियल का पूछते हैं तो हम सबसे पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, आईयूसी, एंटीबायोटिक की सारी चीजें देंगे। फिर अगर डेफिनेटिव का पूछेंगे तो सिग्मोइड स्कोर करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ और वल्वुलस का मोस्ट कॉमन साइट जो है ना वो बच्चों में सीकम है और बड़ों में सिग्मोइड है। ठीक है, वल्वुलस की मोस्ट कॉमन साइट, बट अच्छा ये नीचे यहाँ लिखा है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे का है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सिग्मोइड वल्वुलस इज सीकम इन चिल्ड्रन, इन एल्डरली, sigmoid।
अच्छा, next is basal ganglia disorder in absent gag reflex, how to provide nutrition. जीवनस्टोनी, देखिए आप एक पेशेंट है, उसकी गैग रिफ्लेक्स नहीं है, एब्सेंट है। गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, इसका मतलब क्या है कि ही विल अनएबल टू स्वालो। तो हम क्या करेंगे कि जीवनस्टोनी बेसल गैंग्लिया असल में इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होती है और बहुत सारी इसकी फिर वो होती है फंक्शन है, जिस तरह की पोटामिन, ग्लोबल स्पिरस और इंटरनल की एक्सटर्नल की। तो ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें बेसल गैंग्लिया में आती है और हर न्यूक्लियस की डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होती है। तो अगर गैग रिफ्लेक्स नहीं है और बेसल गैंग्लिया डैमेज है तो हम क्या करेंगे, जीवनस्टोनी करेंगे, ठीक है। तो जीवनम हम न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, कोलोरेक्टल for a pudendal nerve block which organ are sensitive, ठीक है। ये जो सर्जरी करते हैं ना, बिलोर लेम को इंसीजर देते हैं, तो वो पीरियोडियल नर्व को ब्लॉक करते हैं मोस्टली। अगर वो ब्लॉक भी हो जाए तो रेक्टम तो उसके बाद भी सेंसिटिव होगा, ठीक है। रेक्टम उसके बाद भी सेंसिटिव हो गए, नहीं वो उसकी इंसीजर नहीं होगी। Colorectal surgeon performing a low interior resection of CRC, colorectal cancer, and the pelvis won't stop bleeding, so he consults a vascular surgeon and he does, ठीक है। देखिए, जब ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो सबसे पहले हेवी पैकिंग करेंगे, ठीक है। अगर हेवी पैकिंग से भी नहीं हो रही तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इंफ्रासीलिक क्लैंप, ठीक है। जो इंफीरियर सीलिक आर्टरी है उस वहां पे क्लैंप लगाएंगे, तो नेक्स्ट वही होगी, ठीक है। ये उन्होंने वैसे बताया कि अब वास्कुलर सर्जन को बुलाया, लेकिन आपसे जो पूछेंगे कि अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही कोलोरेक्टल सर्जरी में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेवी पैकिंग करेंगे, ठीक है। और हेवी पैकिंग से भी ना हो रही हो तो फिर हम क्या करेंगे, इंफ्रासीलिक क्लैंप दीजिए, सी ऑप्शन में वही। जब ब्लीडिंग एओर्टिक ओटी, ये ओआर नहीं है, ओटी है, एंड यू डिड पैकिंग बट ही स्टिल ब्लीडिंग, ठीक है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हेवी पैकिंग की बात फिर भी हो रही है तो फिर patient hit RTA with seat belt sign on X-ray of the spine showed chance fracture. What most probably required in जो ट्रॉमा होती है, ट्रॉमा में ड्यूटीनम सबसे ड्यूटीनम की जो परफोरेशन वो मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है, एब्डोमिनल ट्रॉमा में। और उसके बाद ड्यूटीनल होती है। अगर ड्यूटीनम ऑप्शन में दिया हो तो ड्यूटीनम को सिलेक्ट करें, अगर ड्यूटीनम ना हो तो ड्यूटीनम को सिलेक्ट करें। और सीट बेल्ट साइन क्या होता है, जिस तरह सीट बेल्ट हम लगाते हैं गाड़ी में और इनकेस ट्रॉमा हो गई तो सेम इसी तरह ये देखें, ये ब्रूजेस यानी ब्लीडिंग हो रही है। और ऐसी अगर आपको एक पेशेंट मिल जाए तो हमको क्या करना है, सीटी करना है टू रूल आउट अंडरलाइंग ब्लीडिंग, कहीं ब्लीडिंग या चेस्ट में ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रूल आउट करेंगे, ठीक है। नीचे पे वही बता रहे कि सीट बेल्ट साइन द क्लिनिकल एंड रेडियोलॉजिकल साइन सिंपली द प्रेजेंस ऑफ ब्रीदिंग एब्रेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट बेल्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायगोनल, ये फिर वही चीजें बता रही कि एक पेशेंट है, पोस्ट ट्रॉमा आया और इस तरह सीट बेल्ट साइन या आपको नजर आ रहा है तो हम ये करेंगे, सीटी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, RTA patient, his speed was 130 and he was on seat belt, came with stable status, no hypotension or change in consciousness. What will you do? Already मैंने बताया कि हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल सीटी करेंगे, ठीक है। Next, a patient elderly known to have ischemic heart disease come with severe central abdominal pain, mildly slightly elevated meningitis emboli of occlusion. देखिए,
ये जो अक्लूजन या आर्टरी की अक्लूजन होती है या इस्कीमिया होती है, मेजेंटेरिक इस्कीमिया या मेजेंटेरिक आर्टरी अक्लूजन या एम्बोला या इस तरह कुछ भी ले लें, तो आपको केस में या हिस्ट्री में ये बताएंगे कि एक पेशेंट है उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है, ये हार्ट फेलियर हुआ है या एमआई हुई है या इसके हार्ट डिजीज है, तो उसके बाद सडन सीवियर क्रशिंग सेंट्रल पेन है, ठीक है। ये आपको इस तरह भी बता सकते हैं कि एक पेशेंट है पोस्ट मील उसको सडन क्रशिंग एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हुई है, तो ये हमारे साथ क्यों होगी, मेजेंटेरिक इस्कीमिया। क्यों? ये जो मेजेंटेरिक आर्टरी है ना, ये सप्लाई करती है गट को, ठीक है, मेजेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है गट को। अब इन केस एक पेशेंट है वो मील लेता है, ठीक है, आफ्टर मील ब्लड सप्लाई गट के लिए उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है, जब डिमांड ज्यादा होगी एक देर इज सर इस्कीमिया। यस ग्रुप में मैसेज आ रहा है, पेशेंट ऐड कर ले स्टूडेंट को। जी। रेगुलर स्टूडेंट है वो, कह रहे हैं कि ऐड कर ले मुझे अच्छा क्लास में। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, मेजेंटेरिक इस्कीमिया का बता रहा था कि मेजेंटेरिक इस्कीमिया मेजेंटेरिक आर्टरी जो कि ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, इन केस एक पेशेंट है उसकी मेजेंटेरिक इस्कीमिया मेजेंटेरिक आर्टरी में अक्लूजन है, ठीक है। अब वो एक मील लेता है, मील लेने के बाद उसको पेन शुरू होता है, क्यों? क्योंकि जब ब्लड सप्लाई की डिमांड ज्यादा हो जाती है आफ्टर ईटिंग, ब्लड सप्लाई की डिमांड ज्यादा हो जाती है और उधर ऑब्स्ट्रक्शन ही इस्कीमिया है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो पेशेंट को पेन फील होगा। एक बात, दूसरी बात है कि मेजेंटेरिक इस्कीमिया या कहीं भी इस्कीमिया का केस हो, कहीं भी इस्कीमिया का केस हो, तो आपको केस में ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज की या इस्कीमिक हार्ट डिजीज में यानी एफ हार्ट फेलियर, नीचे देखें रे रिस्क फैक्टर, ये एफ हार्ट फेलियर MI CKD, ये आपको हिस्ट्री में देंगे कि एक पेशेंट है और उसको IHD है, MI हुई है या एफ हुई है, अब उसको सेंट्रल एब्डोमिनल पेन हो रही है और सेंट्रल और क्रशिंग सीवियर पेन हो रही है, तो ये क्या है हमारे साथ, मेजेंटेरिक एम्बोलाई अक्लूजन। ठीक है ना, समझ आ गई इस बात में। Next, a patient known to have ischemic heart disease complain of abdominal pain. The only complaint with left show MIDs of 600 and X-ray show sign of obstruction. देखिए, जब इस्कीमिया होगी, मेजेंटेरिक इस्कीमिया होगी, तो दैट कैन लीड टू मेजेंटेरिक कोलाइटर, ठीक है। इस्कीमिया है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही गट को, तो अब अगर गट को सप्लाई नहीं हो रही तो गट की जो नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो नहीं होगी, जब वो नहीं होगी आपको एट द एंड ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है। Next, if 55-year-old male presented with sudden abdominal pain related to the back, the patient has history of cardiomyopathy. The patient mentioned that he passed small amount of loose stool during the urination is exaggerated bowel sound. MILA is mildly elevated bowel sound. What is the diagnosis? देखिए, यहाँ पे आपको ना मेजेंटेरिक वेस्कुलर इस्कीमिया की तीन चीजें बता रहे हैं। एक सडन एब्डोमिनल पेन, ठीक है, सडन सीवियर एब्डोमिनल पेन, एक बात। दूसरी बात है कि मैंने बताया कि MI या इस्केमिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री या रिस्क फैक्टर आपको देंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन ने बता रहे कि पेशेंट इज हिस्ट्री ऑफ कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि इन्होंने लिखा है एग्जेगरेटेड बाउल साउंड, यानी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। देखिए, एक हमारे साथ एग्जेगरेटेड बाउल साउंड होती है, एक स्लगिश बाउल साउंड होती है। दोनों में डिफरेंस किया है, दोनों में डिफरेंस ये है कि एग्जेगरेटेड बाउल साउंड ऑब्स्ट्रक्शन में आपको मिलेगी, जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी बाउल मूवमेंट होगी ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर, तो उसमें जो एयर होती है, हवा गैस होती है, वो उसकी जो साउंड होती है वो आपको तेज मिलेगी, ठीक है। इन केस जो गट हो, बाउल हो, वो पैरालिटिक हो, यानी उसकी जो पेरिस्टालिसिस है वो सही ना हो रही हो, बिल्कुल बंद हुई हो, तो उसमें आपको स्लगिश बाउल साउंड मिलेगी, ठीक है। और इन्होंने साथ ही लिखा कि माइलेज माइल्ड एलिवेटेड, तो ऑब्स्ट्रक्शन में आपको माइलेज भी स्लाइटली एलिवेट मिल सकती है।
तो ये केस किस चीज का है, मेसेंटेरिक वास्कुलर इस्कीमिया, और मैंने बताया कि किस तरह वास्कुलर मेसेंटेरिक इस्कीमिया में आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकती है। सीट बेल्ट साइन, bowel mesenteric injury like duodenal perforation, अच्छा नहीं किया जाए। पेशेंट कंप्लेन ऑफ melena and epigastric pain, diagnosed is peptic ulcer and received PPI but not improved endoscopy. Done showed multiple ulcers in the antrum. What is the most accurate management? देखिए ये डायरेक्टली एंट्री फोन दिए, लेकिन क्वेश्चन ये पूरा नहीं है। सबसे पहले हम एंटीबायोटिक वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। अगर रिकरेंस हो और ज्यादा हो तो इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर एंट्रिक्टोमी, ठीक है। यहाँ पे बता रहे कि मल्टीपल अल्सर्स इन द एंट्रम, ठीक है, और फिर हम एंट्रिक्टोमी कर सकते हैं। अच्छा नीचे मल्टीपल एंट्रम अल्सर बाय डीएक्स किया जाता है। एच पाइलोरी व्हाट इज द मैनेजमेंट, ठीक है। यानी एच पाइलोरी की वजह से है मल्टीपल अल्सर्स, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, यानी ट्रिपल थेरेपी। और अगर ट्रिपल थेरेपी से ना हो तो हम क्वाड्रुपल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। गेस्ट यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर 5 सेंटीमीटर इन पोस्टीरियर वॉल, एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ये सरकोमस होती है जो कहीं भी आपको नीचे लिखा है, आपको जीआई सिस्टम में आपको मिल सकती है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, साइज को देखेंगे। अगर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर हो तो हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर हो हम वाइड लोकल एक्सेशन करेंगे, ठीक है। Gastrointestinal stromal tumor with metastasis treated by thyroid, देखें कोई भी ट्यूमर हो ना, अगर उसमें आपको मेटास्टेसिस मिल रही है तो हम एंटी कैंसर ड्रग या बायोलॉजिकल साइटोकाइन इनहिबिटर, जिस तरह टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर लेके हैं, इमेजिनाब यानी माप जिसके में आता है तो वो हम साथ देंगे, ठीक है। रिसेक्शन प्लस chemotherapy. Cast is bored in body stomach 3 by 4 centimeter, no lymph node metastasis treatment क्या करेंगे, वाइड लोकल एक्सcision करेंगे, ठीक है। और हम इसमें गैस्ट्रिक्टोमी नहीं करते, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पेशेंट विद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर, मैंने ऑलरेडी बताया अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर हो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, फिर वही ट्यूमर है वाइड लोकल एक्सcision या विद रिसेक्शन में देखा है विद क्लियर मार्जिन। नेक्स्ट इज स्टोमक ट्यूमर विद पॉजिटिव सिक्रेटेन स्टिमुलेशन टेस्ट। देखिए हमारे साथ एक ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं गिस्ट्रिनोमा, ये ऑलरेडी एक बार हम पढ़ चुके हैं। गिस्ट्रिनोमा गिस्ट्रिन रिलीज होती है और ये मोस्ट कॉमनली पेनक्रियास में हो सकती है और कहीं भी जीआई में आपको मिल सकती है। तो गिस्ट्रिनोमा इज द गिस्ट्रिन रिलीजिंग ट्यूमर, और गिस्ट्रिन क्या करता है, गिस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं एचसीएल को इन द स्टमक। जब आपके पास गिस्ट्रिन ज्यादा होगी, एचसीएल ज्यादा होगी, जब एचसीएल ज्यादा होगी आपको पेप्टिक अल्सर मिलेंगे, ठीक है। और इसके लिए हम डायग्नोसिस किस तरह बनाते हैं, एक हमारे साथ तो आपके पास सीरम गिस्ट्रिन लेवल आपके पास बहुत ज्यादा मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात है कि गिस्ट्रिन क्या करती है, एचसीएल को प्रोड्यूस करती है, और इसके अपोजिट में एक दूसरा हार्मोन है जिसको हम सिक्रेटिन बोलते हैं। सिक्रेटिन क्या करता है, सिक्रेटिन गिस्ट्रिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करती है। सिक्रेटिन इनहिबिट गिस्ट्रिन एक्टिविटी। इन केस हम सिक्रेटिन देते हैं एक नॉर्मल पेशेंट को तो वो गिस्ट्रिन लेवल को डाउन करेगा, लेकिन गिस्ट्रिनोमा में अगर हम सिक्रेटिन दे भी दें लेकिन उसकी बावजूद आपको गिस्ट्रिन की लेवल ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इट्स अ केस ऑफ गिस्ट्रिनोमा, ट्यूमर से अनलिमिटेड इंफिनिटी में आपको गिस्ट्रिन लेवल मिलेगी, ठीक है। और इनिशियल जो टेस्ट हम करते हैं उसमें हम एंडोस्कोपी करते हैं या इसोफेजो, यहाँ लिखा है इसोफेजो गैस्ट्रोडुओडेनोस्कोपी, ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट है पेशेंट विद
ये क्वेश्चन हालत में नीचे आ जाएंगे कंप्लीट में। 50-year-old man diabetic, well controlled, had colon cancer, colectomy. They kept him on insulin and dextrose. After surgery by 2 years, he became irritable and shock. His electrolyte sodium 129% to 0.2 urine and serum of urinary normal was the diagnosis. देखिए बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि पेशेंट को हम फ्लूइड और लोड करते हैं। जब फ्लूइड ज़्यादा देते हैं तो या अगर तेज़ देते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर रैपिड फ्लूइड इन्फ्यूजन करते हैं तो उसमें क्या होगी, सेरेब्रल एडिमा आपको मिलेगी, अल्टरनेटल स्टेटस आपको मिलेगी, ठीक है, ड्यू टू सेरेब्रल एडिमा। और साथ दूसरी बात, अगर ओवरलोड हो जाए फ्लूइड तो मैंने आपको ये डायबिटीज इंसिपिडस और SIADH में समझाया था कि डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल 1 कप है, उसमें आपने 1 ग्राम नमक डाल दी, ठीक है। अब वही 1 ग्राम नमक आप एक बड़े जग में या एक बड़े बोतल में डाल दें तो वो नमक की मिकदार पानी की कंपैरिजन में कम पड़ जाएगी। तो जब कम पड़ जाएगी इसका मतलब क्या है कि उस चीज की यानी नमक की मिकदार कम हो गई। तो सेम यहाँ पे अब फ्लूइड ज्यादा हो गए तो सोडियम क्या हो गई, पानी की कंपैरिजन में कम हो गई। 129 135 टू 145 इज द नॉर्मल रेंज, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, और काज क्या है, फ्लूइड ओवरलोड। अच्छा नेक्स्ट, इन्होंने शायद वही बात लिखी है, हाइपोइड्रीमिया कंडीशन इन व्हिच देयर इज टू मच फ्लूइड इन द ब्लड, इट इज आल्सो नोन एज फ्लूइड ओवरलोड। हाइपोनेट्रीमिया इज द डिक्रीज इन सीरम सोडियम कंसंट्रेशन, वही बात बता रहे जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाए लॉन्ग केस IBD एंड डू सर्जरी नॉट मेंशन इट एंड नाउ हिम टू टेक फैट soluble vitamin, which part of intestine had been rescued। देखिए जो इलियम है ना, इलियम इज रिस्पॉन्सिबल टू एब्जॉर्ब फैट soluble vitamins। फैट soluble vitamins कौन से हैं, ADEK, ये देखिए ADEK, these are the fat soluble vitamins। एक दूसरी क्या है, विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12, बाइल साल्ट्स, these all are reabsorbed at इलियम। अब इन केस एक पेशेंट है, उसकी सर्जरी होती है और उसमें टर्मिनल इलियम या इलियम की रिसेक्शन हो जाती है तो आपको फैट सॉल्युबल और विटामिन B12 इन चीज़ों की कमी या डिफिशियंसी मिल सकती है। नीचे लिखा है प्रोटीन इज ग्रोथ में वही बात मेरे ख्याल से मिलेगी कि विटामिन B12 और प्रोटीन और फैट सॉल्युबल विटामिन ये सारे आपको इलियम एब्जॉर्प्शन होगी, अगर इलियम की रिसेक्शन हो गई तो इनकी डिफिशियंसी मिलेगी आपको। नीचे आ जाए पेशेंट वाइल डूइंग लेप्रोस्कोपी फॉर esophageal perforation with EP 80/50, respiratory rate 25, pulse 120, which type of shock। शॉक का पता है किसी को? देखिए शॉक का थोड़ा डिस्कस करते हैं। शॉक में हम ये बोलते हैं कि जब टिश्यू को बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड होती है या न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड होती है वो ना पूरी हो रही हो, यानी डिक्रीज डिमांड टू द टिश्यू एंड टू द सेल्स, ठीक है। और इसमें हम फिर टाइप्स पढ़ते हैं, न्यूरोजेनिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, और इनको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। लेकिन मैंने बुक में तो उन्होंने बहुत मुश्किल लिखा है शॉक की जो वैल्यूज हैं। आपने मैं आपको सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में, आपने याद रखना है कि पल्मोनरी वेज कैपिलरी प्रेशर प्लस सेंट्रल वीनस प्रेशर, ये सब में सब टाइप में, यानी हाइपोवोलेमिक में, न्यूरोजेनिक में, सेप्टिक में, एनाफाइलेक्टिक में आपको लो मिलेगी। पल्मोनरी वेज कैपिलरी प्रेशर प्लस सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको लो मिलेगी सब में एक्सेप्ट कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें आपको इंक्रीज मिलेगी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, हार्ट रेट आपको इंक्रीज मिलेगी सबके सब में,
हाइपोवोलेमिक, कार्डियोजेनिक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक। और मेरे ख्याल से डिफिनीशन की तो जरूरत नहीं होगी, सबको आता होगा कि हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक नाम से ही पता चलता है कि कौन सी शॉक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट जो चीजें मैं वही सिर्फ बता रहा हूँ। और कार्डियक आउटपुट आपको सब में डिक्रीज मिलेगी एक्सेप्ट सिप्टिक इन एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, अगर आप ना कॉमन सेंस भी यूज करें, कॉमन सेंस यूज करें, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस आपको मिलेगी इंक्रीज इन कार्डियक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक और डिक्रीज मिलेगी न्यूरोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप कॉमन सेंस किस तरह यूज कर सकते हैं। देखिए, हाइपोवोजेनिक और कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, फ्लूइड फ्लूइड आपको पेरिफेरल वेसल में क्या मिलेगी, कम मिलेगी। जब पेरिफेरल वेसल में फ्लूइड कम मिलेगी तो वेसल्स की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह न्यूरोजेनिक और सेप्टिक शॉक में आपको डिक्रीज मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, पेरिफेरल वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे वेसल्स में मसला आ जाता है। तो इसलिए वहां पे आपको सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस आपको कम मिलेगी सेप्टिक और न्यूरोजेनिक शॉक में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन किया था, यहाँ पे क्वेश्चन है, पेशेंट वाइल डूइंग लेप्रोस्कोपी पर इसोफेजियल परफोरेशन, ठीक है, इसोफेजियल परफोरेशन की वजह से उसको उसकी बीपी कम हो गई, बीपी 80/50, रेस्पिरेटरी रेट 25, विच टाइप ऑफ शॉक, हाइपोवोलेमिक। क्यों? क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। इसको हम हेमोरेजिक, अगर कहीं पे आपको हेमोरेजिक शॉक बता रही तो हेमोरेजिक शॉक को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कार्डियोजेनिक व्हेन हार्ट इज अनएबल टू पंप, ठीक है। सेप्टिक शॉक में देयर इज इन्फेक्शन, ड्यू टू दैट इन्फेक्शन और उस माइक्रो उस ऑर्गेनिज्म की वजह से कुछ वो टॉक्सिन रिलीज करती है और रिजल्ट शॉक आ सकती है। एनाफाइलेक्टिक सबको पता है कि जब बाइट होती है किसी सिक की वजह से या ड्रग रिएक्शन हो जाती है तो हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज हो जाती है, आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक मिल सकती है। अच्छा, नीचे आ जाए, पेशेंट विद जीआरडी अंडरवेंट एंडोस्कोपी, शो मच, ठीक है, हमसे करेंगे उनसे करेंगे, ठीक है। इन पर हमने डिस्कस किया कि हम नहीं करेंगे, एंट्री को नहीं करेंगे, ठीक है। सक्सेशन फ्लश, सर आपकी आवाज खराब हो गई, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सबको क्लियर नहीं है? अब ठीक है सर जी। चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सक्सेशन फ्लश सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट हैव, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये मेट अल्कलोसिस का मतलब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मैंने आपको बताया था कि डी फॉर डायरिया, डी फॉर एसिडोसिस, एंड दूसरा बताया था कि रेगिया अल्कलोसिस, वो आपको वोमिटिंग मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जब ऑब्स्ट्रक्शन है पीछे वोमिटिंग होगी, जब वोमिटिंग होगी आपको मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलेगी, ठीक है। और एसिडोसिस और क्लोरोसिस, ये चीजें हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, नीचे आ जाए, सम सिम्पटम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्सरे डन शो डायलेटेड लूप टुवर्ड्स राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन लूप, वहाँ क्या है, डायलिटेशन हुई है। तो ये क्या है, सिग्मोइड मेगाकोलोन, सिग्मोइड मेगाकोलोन। देखिए, मेगाकोलोन में क्या होती है कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी आगे से तो जो स्टूल कंटेंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो पीछे एक्यूमुलेट होगी। जब वो पीछे एक्यूमुलेट होगी, एज अ रिजल्ट आपको कोलोन डायलेटेड मिलेगी, ठीक है। अगर हमने टाइम पे मैनेजमेंट नहीं की तो इन्फेक्शन होगी, सेप्टिक सेप्सिस होगी, सेप्टिक शॉक आपको मिल सकती है। Bowel obstruction symptoms, imaging shows stricture, how to treat a stricture. देखिए, अगर बाउल में ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो और या बाउल सर्जरी हुई हो तो पोस्ट सर्जरी कहीं भी आपको
स्ट्रक्चर मिल सकती है, या अगर फॉर एग्जाम्पल स्किन की सर्जरी, स्किन को हम कट करते हैं किसी सर्जरी के लिए, तो स्किन पे आपको स्कार मिलती है, स्कार मिलती है। तो सेम इसी तरह स्कार्स की तरह आपको अगर करेंगे एक पेशेंट में हम बाउल सर्जरी करते हैं तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मिल सकती है। ठीक है, जब आपको स्ट्रक्चर मिलेंगी तो स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल प्लास्टिक करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्लास्टिक हम कब करेंगे, अगर दो 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 कंडीशन है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर अवे हो इलियोसिकल वाल्व से तो हम फिर रिसेक्शन करेंगे, फिर हम स्ट्रक्चरल प्लास्टिक नहीं करेंगे, यानी जहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां उसको हम रिमूव करेंगे, एक बात। दूसरी बात, अगर मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, फिर उसकी 2 mm के बाद दूसरा स्ट्रक्चर है, फिर तीसरा स्ट्रक्चर, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। तीसरी बात, अगर आपको कहीं पे कॉम्प्लिकेशन मिल रही हो, परफोरेशन, फिस्टुला वगैरह, इन दैट कंडीशन वी डू रिसेक्शन। तो उन कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल प्लास्टी नहीं करते, हम रिसेक्शन करते हैं। शायद यहाँ पे देखते हैं, अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फोकल शॉर्ट सेगमेंट लेस देन 5 सेंटीमीटर स्मॉल बाउल स्ट्रक्चर दैट आर नॉट इधर आओ, no, no, just अच्छा, इन केस स्ट्रक्चर आपको मिल रही हो, स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो देखेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ है और उसकी साइज कितनी है। अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है, शॉर्ट हो, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल प्लास्टिक करेंगे, या इन्होंने लिखा है कि ट्रीटेड विद एंडोस्कोपिक डायलेटेशन। एंडोस्कोपिक डायलेटेशन या स्ट्रक्चरल प्लास्टिक यार वो सेम चीज है। अच्छा, अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर हो, मल्टीफोकल हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्ट्रक्चर आपको मिलेगी, या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जिसमें आपको सर्जिकल या रिसेक्शन की जरूरत होगी। ठीक है, अच्छा, ये वही सारी चीजें कि आप कब रिसेक्शन करेंगे उसके, बस ये 3 बात याद रखिए। अगर एक तो ये कि लेस देन 5 सेंटीमीटर हो और इसमें हम स्ट्रक्चरल प्लास्टिक करेंगे। अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर हो, या ये नीचे क्वेश्चन इसी का है, यहाँ पे ये बताया कि इट वाज सिंगल इन 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एज्यूसिकल वाल। ठीक है, अगर एज्यूसिकल वाल की नजदीक हो तो फिर हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में भी हम रिसेक्शन करेंगे, या फिस्टुला या कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो या मल्टीपल स्ट्रक्चर हो, इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर रिसेक्शन। अच्छा, नीचे आ जाए, नॉन के द प्रोन with perianal mass painful their discharge when touched management। देखिए, मैंने हम डिस्कस कर चुके हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज का, और क्रोन डिजीज का मैंने आपको एक निमोनिक भी बताया था कि जिस तरह एचओ या पीजी फॉलो डालते हैं तो इर्दाइन क्या लिखते हैं कि फॉलो कंसल्टेंट आर्डर कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट फॉलो कंसल्टेंट आर्डर। मतलब क्या है, कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट, CST लिखते हैं हम, शॉर्ट में CST लिखते हैं। C से मुराद क्रोन डिजीज, S से स्किप लेजन, T से ट्रांसम्यूरल। ठीक है, फॉलो, फॉलो से F से फिस्टुला, यानी क्रोन डिजीज में आपके पास फिस्टुला मिलेगी। ठीक है, और क्या रह गया, फॉलो कंसल्टेंट आर्डर, फॉलो कंसल्टेंट आर्डर, यानी दूसरी चीज में इससे बचे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोन डिजीज की फीचर्स क्या है। और
क्रोन डिजीज में मोस्ट कॉमन जो साइट है वो रेक्टम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और इन केस आपको क्रोन डिजीज का पेशेंट आता है और पेनफुल डिस्चार्ज एब्सिस वहां से आ रही है, तो हम एमआरआई या सीटी करेंगे टू सी द एक्सटेंट ऑफ द इन्फेक्शन या एब्सिस, ठीक है, या जहां तक इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो डीप टिश्यूज को हम कैसे देखेंगे कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैली हुई है, सीटी या एमआरआई से। तो यहाँ पे एमआरआई इज द बेस्ट चॉइस। अच्छा, नेक्स्ट है क्रोन डिजीज पेशेंट ऑन स्टेरॉइड एंड फ्लेक्सिमाब केम विद एनल पेन एंड डिस्चार्ज इन लो ग्रेड फीवर सिंस 3 वीक्स, व्हाट विल यू डू? ठीक है, हम क्या करेंगे, पेल्विक एमआरआई करेंगे, ठीक है। फिर एनल पेन है और लो ग्रेड फीवर है, यानी यहाँ पे आपको एप्सिस वगैरह मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, एमआरआई करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड जो है ना वो है एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, ये देखिए एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड का पूछे, अगर नहीं तो हम पहले एमआरआई भी कर सकते हैं। Angiodysplasia actually is a vascular malformation of the gut. It causes severe bleeding, therefore must be treated. में आपको स्मॉल मिसल्स की मालफॉर्मेशन जब मिल जाए तो उसको हम एंजियो, लेकिन नाम से ही पता चलता है एंजियो, एंजियो इज अ वेसल डिस्प्लेसिया एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, ठीक है। एंजियो डिस्प्लेसिया में क्या मिल सकती है आपको, क्या होती है, एबनॉर्मल वास्कुलर मालफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इसकी फीचर्स क्या है, लोकेशन में डिसेंडेंट कोलन और सीकम इज द मोस्ट कॉमन साइट, ये यहाँ पे देखा जाता है, ये देखिए लोकेशन का है, सीकम और डिसेंडेंट कोलोनी मोस्ट कॉमनली आपको मिल सकती है। तो फीचर्स क्या है, आपको मिल सकती है रेक्टल ब्लीडिंग प्लस इन, जब ब्लीडिंग होगी आपको एनीमिया मिलेगी, तो पेनलेस ब्लीडिंग होगी, ठीक है। और ये पेनलेस ब्लीडिंग होगी, तो हम दो तीन चीजें डिस्कस कर चुके थे पेनलेस ब्लीडिंग के, एक मेथड वर्टिकुलम, एक बेनाइल कोड, ठीक है, वो बढ़ाने आपको मिल सकती है। Sir, your voice, Doctor साहब, आपकी voice so far, it's not audible. क्लियर नहीं है? आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है, मुझे तो कंटिन्यूस पिछले कोई 15 मिनट से ऐसा हो रहा है, लाइक बीच में डिस्टॉर्शन भी और फिर दूर चली जाती है आवाज, फिर इस तरह। मैंने तो अपना आइडिया अपने मुंह के जी साथ ही सर, मुझे लगाया भी हुआ है। ऐसा ही महसूस हो रहा है सर जी, मैम सही कह रही हैं। कितने बंदों को आवाज क्लियर नहीं आ रही? आई थिंक ऑल ऑफ देम, बिकॉज मेरा नेट तो डेफिनेटली, मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूँ तो हाँ? इसलिए। सबको क्लियर नहीं आ रही, आवाज दूर से आ रही है डॉक्टर साहब। है ना? आवाज जी तो जी, बहुत दूर चलो से। अभी खर्चा देखता करो, हूँ। हेड फ्री नहीं ले लो। नहीं, नेट भी क्लियर है और सब कुछ ठीक। जोया इज ऑल्सो सेइंग, डॉक्टर जोया इज ऑल्सो सेइंग आज क्लियर नहीं है आवाज। आई सकीना, डोंट नो, डॉक्टर सकीना सेइंग आई डोंट नो क्यों, पता नहीं आप लोगों को आवाज सही नहीं आ रही। ये आईफोन वाले भाई से आईफोन एक्सचेंज कर लें। तो मेरा आईपैड भी आईफोन का है, पता नहीं क्यों। ये एक्सचेंज में फिर पैसे नहीं देता ना, ये मसला है। फिर इस तरह कर लेंगे कि अभी थोड़ा कंटिन्यू कर लेंगे और कल से फिर मैं स्विच कर लूंगा, लैपटॉप से स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन लैपटॉप में थोड़ा ये है कि उस तरह वो नहीं हो सकती, राइटिंग वगैरह नहीं हो दिस सकती। आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैं थोड़ा सा बिजी थी, डीएचए कुछ काम था तो इसलिए, तो लिटरली आई रियली मिस द प्रीवियस 10 मिनट्स में, आई मीन स्टार्टिंग 10 मिनट्स। तो ये इतना अच्छा टॉपिक है, इतनी नहीं, डिस्टॉर्शन की वजह से रियली डिस्टरबेंस। देखिए ये कौन बोल रही है मुझे तो पता भी नहीं चलता। जिनको भी ना कोई क्वेश्चन हो या आवाज क्लियर ना आ रही हो तो ड्यूरिंग लेक्चर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि जब आपको आवाज सही ना आ रही हो और आप पूछते नहीं और आप बताते नहीं, मुझे तो पता नहीं चलता। तो मैं बोलता रहूंगा और आप लोगों को सुनाई नहीं देता रहा तो फिर फायदा ही क्या।
तो इसलिए आप डायरेक्टली बोल दिया करें ताकि मुझे पता चले। आप क्या करें, कंटिन्यू करें कि नहीं, फिर कल से, या मैं कोशिश करूँ कि शाम तक वो सिस्टम ठीक कर लूँ लैपटॉप से। जैसे आप 15 बेहतर मिनट समझो यार। है। इफ यू वांट टू कंटिन्यू फॉर 15 मिनट्स इट्स ओके। अगर दरमियान में डिस्टॉर्शन हुई तो देन वी विल से यू देन यू डिस्कनेक्ट। ठीक है, अगर डिस्टोर्शन होती है तो फिर मुझे बता दीजिए। बस 15 मिनट्स रहते हैं, 15 मिनट तक कभी कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एंजियो डिस्प्लेशिया का मैं बता रहा था कि एंजियो डिस्प्लेशिया नाम से ही पता चलता है। एंजियो स्टैंड फॉर वेसल्स, डिस्प्लेशिया सबको पता है, प्रोलिफरेशन, ठीक है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, ठीक है। जब स्मॉल वेसल्स की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन जो होती है उसको हम एंजियो डिस्प्लेशिया बोलते हैं। कहाँ पे? गट में, स्पेसिफिकली सीकम और एसेंडिंग कोलन में, ठीक है। ये देखिए, एसेंडिंग कोलन और सीकम में आपको एंजियो डिस्प्लेशिया मिल सकती है। और फीचर्स क्या होगी? रेक्टल ब्लीडिंग और एनीमिया, पेनलेस पीआर ब्लीडिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट के बारे में उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं कि एक पेशेंट ने एनीमिया इज सीवियर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड बिफोर एनी इंटरवेंशन इज कंसीडर्ड। Endoscopic treatment is an initial possibility where cautery or airborne plasma coagulation treatment is applied through the endoscope। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि एंजियोडिस्प्लेसिया क्या है? एक नॉर्मल वेसल्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हम उन वेसल्स को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। मैंने कल मेलिग्नेंसी का भी बताया था कि उसमें हम किस तरह वो टेस्ट या कीमो एम्बोलाइजेशन करते हैं। उसमें हम वो ड्रग इनसाइड द वेसल्स इंजेक्ट कर देते हैं, ब्लड सप्लाई बंद कर देते थे, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी एक नॉर्मल वेसल्स बनी हुई है, तो उन वेसल्स को हम ब्लॉक करेंगे। तो वेसल्स को हम कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? थ्रू कॉटरी, ठीक है। कॉटरी तो सबने देखा होगा, और किस तरह यूज होते हैं ओटी में, तो इसलिए सरपंच ने लिया होगा। तो थ्रू कॉटरी एंडोस्कोपिक कॉटरी हम कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं। नंबर एक। अगर वो ना हो या उससे ना हो रही हो तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे साथ है एंजियो एम्बोलाइजेशन। एंजियो एम्बोलाइजेशन का मतलब है एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन, ठीक है। कि हम थ्रू वेसल, ये जो एंजियो एम्बोलाइजेशन है मोस्टली रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं, ठीक है। कि थ्रू वेसल्स हम जाते हैं जहां पे हमने ड्रग या कोई भी चीज इंजेक्ट करनी हो, वेसल्स को ब्लॉक करनी हो, इसको हम बोलते हैं एंजियो एम्बोलाइजेशन, ठीक है। अब अगर इन केस एंजियो एम्बोलाइजेशन से भी काम ना चल रहा हो तो फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारे साथ क्या है? रिसेक्शन। लास्ट में हम क्लियर कर सकते हैं रिसेक्शन, रिसेक्शन करेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें समझ आ गई ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंडोस्कोपिक कोटरी कोगुलेशन, ये यहाँ भी इन्होंने किया देखे, कोटरी और एयरबोर्न प्लाज्मा कोगुलेशन, इनकी बात है। कोटरी आप ये याद रखिए। दूसरी नंबर पे एंजियो एम्बोलाइजेशन, ठीक है। तीसरे नंबर पे रिसेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है इंजरी प्रेजेंट 60 ईयर ओल्ड पेशेंट, हाउ टू मैनेज। तो एपीसी, ठीक है, एयरबोर्न प्लाज्मा कोगुलेशन एंड बाइपोलर इलेक्ट्रोकोगुलेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट विद रेक्टल ब्लीडिंग, देन technicians can diagnosis with angiodysplasia and left colon treatment is laser ablation। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि हम सबसे पहले क्या करेंगे? एंडोस्कोपिक कॉटरी यानी लेजर के थ्रू, लेजर या कॉटरी एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंडोस्कोपिक लेजर या कॉटरी से हम क्या करेंगे? उसको लेजर से क्या करते हैं? जलाते हैं ना, ठीक है। तो वो करेंगे। अगर पेशेंट अनस्टेबल है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? एंजियो एम्बोलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो फिर हम एंजियो एम्बोलाइजेशन करेंगे। अगर पेशेंट स्टेबल है तो एंडोस्कोपिक लेजर एब्लेशन, हिंदी ये पोट्री वगैरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए। नीचे मैनेजमेंट ऑफ एंजियोडिस्प्लेसिया क्या करेंगे? पोट्री एम्बोलाइजेशन, ठीक है। अगर स्टेबल हो, अगर अनस्टेबल हो तो हम क्या करेंगे? एंजियो एम्बोलाइजेशन। और स्टेबल हो
तो कॉटरी या लेजर एब्लेशन करेंगे। Old patient more than 50-year-old alternating diarrhea and constipation. Physical examination is normal. Underwent sigmoidoscopy. Revealed multiple lesion in the distal sigmoid. Biopsy. Adenocarcinoma. Next step in the management is colonoscopy. देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एक तो जब भी आपको केस में दे देना कि पेशेंट मोर देन 50 इयर्स और गट रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे तो आपका ध्यान डायरेक्टली कोलोन कैंसर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ओल्ड एज प्लस पीआर ब्लीडिंग इज कोलोन कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मोर देन 50 इयर्स ओल्ड है, सिग्मोइडोस्कोपी पे बायोप्सी की है और एडिनोकार्सिनोमा मिल गई है, लेकिन अब ये जस्ट हमने सिग्मोइड को देखा है। ठीक है, तो इसलिए हमने पूरी कोलोन को देखना है कि पूरा कोलोन नहीं इन्वॉल्व तो नहीं है, तो इसलिए हम कोलोनोस्कोपी करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कोलोनोस्कोपी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, केस ऑफ पेरीएनल स्वेलिंग पर रेक्टल ब्लीडिंग इन्वेस्टिगेटेड, इट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एनल वर्ज, बायोप्सी एडिनोकार्सिनोमा, रेक्टल मैनेजमेंट। देखिए ये जो कोलोन कैंसर हो या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हमने कोलोन को रिसेक्ट करना हो, ठीक है, तो हमने देखना होगा कि एनल वर्ग से यानी एनस से कितना अवे है ये जो कैंसर है या जो इन्फेक्टेड एरिया या इफेक्टेड एरिया है वो एनस से कितना दूर है। अगर वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर हो, ठीक है, एनल वर्ग से 1 सेंटीमीटर ज्यादा दूर हो, तो उसमें हम करते हैं लो इंटीरियर रिसेक्शन। लो इंटीरियर रिसेक्शन का मतलब क्या कि जब हम जस्ट हम क्या करते हैं, जस्ट हम उसी जो एरिया इन्वॉल्व होती है उसी को कट करते हैं और एनस को रेक्टम को उसी को हम अपनी जगह पे छोड़ देते हैं। ऊपर जो जगह इन्वॉल्व हुई हो उसको कट करके एनस से डायरेक्टली अटैच करते हैं, इसको बोलते हैं लो इंटीरियर रिसेक्शन। एब्डोमेन पेरिनियल रिसेक्शन इस चीज को बोलते हैं। अगर एक पेशेंट है जिस तरह इस केस में बता रहे हैं कि इट इज 1 सेंटीमीटर यानी एनल वर्ग से 1 सेंटीमीटर यानी एनस के बहुत नजदीक है, ठीक है, ये जो कैंसर है ये एनस के बहुत करीब है, तो इस कंडीशन में हम एब्डोमेन पेरिनियल रिसेक्शन करेंगे। ये ऐसी सर्जरी होती है इसमें हम एनस, रेक्टम और ऊपर इफेक्टेड एरिया इसको हम रिमूव कर देते हैं। इसमें हम दो कट लगाते हैं, एक ऊपर एब्डोमेन पे और एक नीचे पेरिनियम पे, पेरिनियल एरिया पे। ठीक है, पेरिनियल एरिया के थ्रू हम एनस वगैरह और रेक्टम को हम क्या करते हैं, कट करते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। और एब्डोमेन में जो हम कट लगाते हैं और वहां पे परमानेंटली हम एक स्ट्रोमा बना लेते हैं। स्ट्रोमा तो सबको पता होगा कि जब इंटेस्टाइन को हम ऊपर डायरेक्टली स्किन पे या एब्डोमेन के ऊपर लेके आते हैं और उसको एक बैग अटैच करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, स्टूल होती है, वो उसी बैग में ड्रेन होती है। तो अगर इन केस 1 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इनर वर्ग हो तो हम क्या करेंगे, एब्डोमेन पेरिनियल रिसेक्शन। समझ आ गई इस बात की कि नहीं, रिपीट कर रहा हूं, समझ आ रही है कि नहीं? जी डॉक्टर साहब। Next is 20-year-old weight lifter developed abdominal hernia that is irreducible. Tender imaging shows air fluid level in small bowel and no free air in large bowel, type of irreducible. हम ये डिस्कस कर चुके थे कि irreducible और reducible, strangulated, carcerated, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए स्ट्रेंगुलेटेड का मैंने बताया था कि आपको केस में देंगे कि टेंडर, एरिथीमा, ठीक है, ये चीजें आपको देंगे, प्लस ऑब्स्ट्रक्शन स्मॉल बॉल। यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि इररिड्यूसिबल, टेंडर है और एयर फ्लूइड लेवल है। इसका मतलब क्या है कि एयर फ्लूइड लेवल का मतलब देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी हर्नी में हो सकती थी, स्ट्रेंगुलेटेड में। और इनकार्सेरेटेड का मैंने बताया था कि जो एब्डोमिनल कंटेंट
और वो जो हर्नियल सेक होती है उसके साथ अटैच होता है, ठीक है, उसको हम इनकर्सिरेटेड बोलते हैं। इन केस एब्डोमिनल कंटेंट हर्नियल से ट्विस्ट कर ले, ये ट्विस्ट कर ले और सब सप्लाई कंप्रोमाइज कर ले और इधर एक्शन कर ले तो हम स्ट्रैंगुलेटेड नहीं बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या लिखा है, इनकर्सिलेटेड हर्निया एंड स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया बोथ इन कास स्मॉलर डॉक्टर साहब आवाज which कट रही है generally आपकी यार। incarcerated hernia present। हेलो, जी, आवाज कट रही है। सबको नहीं आ रही आवाज? डॉक्टर साहब हेलो, डिस्टॉर्शन फिर दोबारा से शुरू हो गई है, प्लीज। अच्छा मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। अब मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं? अब हेलो, ये सीख लिए। हेलो, जी जी, अभी आवाज क्लियर आ रही है? जी अभी जी क्लियर आ डॉक्टर रही साहब, है। Yes, now, बहुत yes, now बेटर, clear. बहुत बेटर। चलो ठीक है, इस स्लाइड को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हर्निया का मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पे इन्होंने टेबल दिया हुआ है, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। एक हमारे साथ रिड्यूसिबल हर्निया होती है, एक इरेड्यूसिबल। रिड्यूसिबल हर्निया वो होती है कि मैनुअली या फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट को बोलते हैं कि कफ कर ले, कफ करने के बाद हर्निया आपको नजर आती है और फिर जब कफ नहीं करते वो वापस अपनी जगह चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिबल हर्निया, ठीक है। क्योंकि एसिम्टोमेटिक होता है, नॉन टेंडर होता है, और जब पेशेंट लेटता है कंप्लीटली वो खत्म हो जाती है, ठीक है। और जस्ट विजिबल होती है अनकफ या अनस्टैंडिंग, अन इंक्रीजिंग प्रेशर, वो विजिबल होती है, ठीक है। उसको हम रिड्यूसिबल हर्निया बोलते हैं। इररिड्यूसिबल हर्निया उसको बोलते हैं कि एक पेशेंट है, उसको उसको हर्निया हुई है लेकिन विदाउट कफ, विदाउट स्टैंडिंग, विदाउट गिविंग एनी स्टिमुलस, तो वो आपको नजर आ रही है, ठीक है। फिर इररिड्यूसिबल में मैंने बताया था कि तीन चीजें, इनकार्सिरेटेड, ऑब्स्ट्रक्टेड और स्ट्रेंगुलेटेड। इनकार्सिरेटेड का मैंने बताया था कि किस तरह होगी कि जो हर्नियल कंटेंट होती है वो हर्नियल सेक के साथ अटैच हो जाती है, वहां पे जस्ट अटैचमेंट होती है, यानी हर्नियल जो फॉर एग्जांपल कोलोन है, कोलोन हर्निएट कर गई, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हर्निएट कर गया, और उसी के साथ जो लेयर है पेरिटोनियल लेयर वो भी हर्निएट होगा, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है पेरिटोनियल के साथ अटैच होके, तो उसको हम एयर कार्सिनेटेड हर्निया बोल सकते हैं। ये आपके साथ ऑब्स्ट्रक्शन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है। एक बात, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया में क्या होती है कि ये जो बाउल होते हैं, ये जो एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं सेक के साथ इरिड्यूसिबल होके ऑब्स्ट्रक्ट ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, जो बाउल लूमेन होती है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, ठीक है। बाउल ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्ट कर ले तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया बोलते हैं। और स्टिमुलेटेड हर्निया जब ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाए ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, उसमें आपको क्या मिलेगी, एक्यूट पेन मिलेगी, इस्कीमिया मिलेगी, टेंडर और टेंडरनेस इरिथमेटस, और ये चीजें आपको मिल सकती है स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, 4 day post op appendicitis presented with diffuse abdominal pain, distension, vomiting and sluggish bowel sound। कोई बता सकता है कि स्लगिश बाउल साउंड किस चीज में मिल सकती है? कौन सी कंडीशन में आपको स्लगिश बाउल साउंड मिल सकती है? जाहिदा डॉक्टर कामरान, अपेंडिक्स, स्लाइड व्यू नहीं हो रही। जी, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स में हो स्लाइड सकती है, नजर नहीं हो अपेंडिसाइटिस में।
अभी हम डिस्कस कर चुके तकरीबन 5-10 मिनट पहले। आईलेस में भी होती है, आईलेस में भी होती है। यस, मैंने आपको बताया कि स्लगिश बाउल साउंड, जब पैरालिटिक मूवमेंट खत्म हो जाती है तो आपको स्लगिश बाउल साउंड मिलेगी, यानी जो बाउल साउंड होगी वो बहुत स्लो होगी, ठीक है, क्योंकि पैरालिटिक मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। और एग्जैगरेटेड बाउल साउंड आपको ऑब्स्ट्रक्शन में मिलती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन में क्यों? कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, ऊपर जो एयर होगी, गैस होगी, वो ऊपर ही रह जाएगी, तो वो बहुत ही एग्जैगरेटेड साउंड देगी आपको, ठीक है। तो ये क्या है? स्लगिश बाउल साउंड का मतलब इलियस है, ठीक है। नीचे है मोस्का में कहा था स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन इज एडहेजन, ठीक है। और लार्ज बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन काज किया है न्यूप्लाज्म यानी मेलिग्नेंसी। 6-year-old post abdominal operation is bloating in signs of obstruction काज क्या है? एडहेशन है। क्यों? क्योंकि बच्चों में कोलोन कैंसर या ये चीजें कॉमन नहीं होती, ठीक है, इसलिए एडहेशन वगैरह हो सकती है। तो बच्चों में क्या होगी? ऑब्स्ट्रक्शन की काज एडहेशन। केस सिनारियो ऑफ इंटरसेप्शन, व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन बेरियम एनिमा। इंटरसेप्शन को हमने पीज में पढ़ा था। कोई बता सकते हैं इंटरसेप्शन की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट? डॉक्टर कामरान स्लाइड शो नहीं हो रही। स्लाइड नहीं हो रही शो? अच्छा, नहीं। सॉरी। कौन का लगा? आप लोग यहाँ पे मैसेज करते हो, मुझे पता नहीं चलता। ये जिस तरह डॉक्टर ने बोला कि स्लाइड शो नहीं हो रही थी, इस तरह बताया करे, मुझे पता चलेगी। अब शो हो रही है? अब शो हो रही है कि नहीं? जी हाँ, अभी हो रही है। ठीक है। जी जी। अच्छा, लास्ट लास्ट केस है इसी स्लाइड में। लास्ट क्वेश्चन है, केस ऑफ सिनेरियो ऑफ इंटरसेप्शन, व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। देखिए, इंटरसेप्शन को हमने पढ़ा था कि व्हेन प्रोक्सिमल पार्ट टेलीस्कोप हो जाए टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द कोलन, ठीक है, एक पार्ट ऑफ द कोलन घुस जाए दूसरी पार्ट में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेप्शन, ठीक है। और इंटरसेप्शन के लिए हम इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? बेरियम एनिमा। बेरियम एनिमा के बाद हम एक्सरे लेते हैं, तो आपको क्लियर कट, आपको इंटरसेप्शन नजर आएगी। तो फिर हमने ट्रीटमेंट में भी इसका पढ़ा था कि थ्रू बेरियम या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के थ्रू हम वापस वो करते हैं, ठीक है। सही था? फ्री था, बस फ्री था, ठीक है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? इन्वेस्टिगेशन बेरियम एनिमा, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यू कर लें या यहाँ तक काफ़ी है? क्योंकि अब आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही, तो हम फिर कल से कंटिन्यू कर लें। आज के लिए ऑल मेरे राइट डॉक्टर, ऑल ठीक राइट, है। ऑल राइट, थैंक यू चलो, सो मैं मच। कोशिश करता हूँ कि कल से कोई टॉप से लेक्चर लूँ, तो आवाज़ का शायद मसला फिर ख़त्म हो जाए। कितना आज ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा था? As far as it wasn't so much, but still it was there. Like जब मैंने ज्वाइन किया था तो for like आप already 15 minutes spent हो चुके थे, तो I think मुझे before नहीं पता, लेकिन after that I heard a lot of like it was too much चलो noisy. चलो, ठीक है, कल से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है इंशाल्लाह। चलें, और थैंक अगर यू सो किसी ने मच। कोई पूछना हो या क्लास के दौरान मैं स्क्रीन जी चला जी जाए या इंशाल्लाह। आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो रही हो, तो मुझे बताया करें, मुझे तो ऐसा पता नहीं चलता अगर आप लोग मैसेज पे बताएंगे, क्योंकि मैं मैसेजेस को नहीं देख सकता, तो इसलिए मुझे डायरेक्टली बताया करें, ठीक है। जी जी, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़।